Hello and Assalamu alaikum dear students. I am Shamim and I welcome all of you to my YouTube channel Brainstorming Knowledge. And today in this video I'll teach you an essay by Zadie Smith, Speaking in Tongues. It is the 9th unit of textbook English 4 and second chapter of your semester. Before starting this video, I have a kind request to all of you. If you are new here or had not subscribed my YouTube channel yet, please do subscribe and hit the bell icon as well to stay connected for further videos and information. So without further delay, let's start. सबसे पहले अबाउट द आथर हम पढ़ेंगे. ज़ैडी स्मिथ, बॉर्न इन 1975, इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड ब्रिटिश नॉवलिस्ट, एसेइस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. ज़ैडी स्मिथ जो पैदा हुई है 1975 ईस्वी में, ये एक रेस्पेक्टेड, एक सक्सेसफुल ब्रिटिश नॉवलिस्ट है, एसेइस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है. शी वॉज बॉर्न टू अ जमैकियन मदर एंड एन इंग्लिश फादर इन नॉर्थ लंदन. और इसकी पैदाइश जमैकियन माँ से हुई है और एक इंग्लिश फादर से हुई है नॉर्थ लंदन के अंदर. जमैकिया एक कंट्री का नाम है. आफ्टर अटेंडिंग लोकल स्टेट स्कूल्स, स्मिथ अटेंडेड किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज वेयर शी स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर. लोकल रियासती स्कूलों में पढ़ने के बाद स्मिथ किंग्स कॉलेज चली जाती है कैम्ब्रिज में और वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ती है. एट 14 शी ड्रॉप्ड द एस फ्रॉम हर ओरिजिनल नेम सैडी. और जब वो 14 साल की थी तो उसने अपने ओरिजिनल नेम से एस ड्रॉप कर दिया. उसका ओरिजिनल नेम था सैडी, SADI सैडी, तो एस ड्रॉप कर दिया, उसके बाद जेड लगा दिया, वही ज़ैडी स्मिथ बन गया. While she was a student, she began a manuscript that would eventually become her successful debut novel, White Teeth 2000. और जब वो स्टूडेंट ही थी तो स्टूडेंट की एज में ही उसने एक मानूस्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया. मानूस्क्रिप्ट कहते हैं किसी बुक को या अ पीस ऑफ राइटिंग, लेकिन जो हाथ से लिखी गई हो रादर दैन प्रिंटिंग. और ये मानूस्क्रिप्ट बाल आखिर उसकी एक सक्सेसफुल डेब्यू नावल बन गई, वाइट टीथ, जिसका नाम रखा गया 2000 में. द नॉवल इज़ ड्रॉन फ्रॉम हर ओन मिक्सड रेस बैकग्राउंड एंड इज़ मेनली सेट इन द लंदन डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेल्सडेन वेयर शी ग्रू अप. और ये नावल तैयार की गई थी इसकी अपनी मिक्सड रेस बैकग्राउंड के हिसाब से. मिक्सड रेस बैकग्राउंड था इसका क्योंकि इसकी माँ जमैकियन थी और इसका फादर इंग्लिश था. और ये मेनली सेट हुआ था फिर लंदन डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेल्सडेन में, जहाँ पे ये पली बड़ी थी, जहाँ पे ये बड़ी हुई थी. A vibrant portrait of multicultural London with a healthy dose of both humor and critical insight, the novel was an instant success and won critical acclaim, establishing Smith's reputation as a writer with promise. ये नावल एक वाइब्रेंट पोर्ट्रेट की तरह थी जो मल्टीकल्चरल लंदन को डिस्क्राइब कर रही थी. वाइब्रेंट पोर्ट्रेट मीन्स जिसमें कई सारे कलर्स हो. शाबाश. विद अ हेल्दी डोज ऑफ बोथ ह्यूमर एंड क्रिटिकल इंसाइट. इस नावल में दोनों चीज़ें, ये ह्यूमर से भी और क्रिटिकल इंसाइट से भी भरा, दोनों चीज़ों से भरा पड़ा था. द नावल वाज एन इंस्टेंट सक्सेस एंड वन क्रिटिकल एक्लेम. नावल बड़ा मशहूर हो गया, ये कामयाब रहा और इसने क्रिटिकल एक्लेम भी हासिल कर लिया, इसने शोहरत, क्रिटिक की शोहरत भी हासिल कर ली. एस्टैब्लिशिंग स्मिथ्स रेपुटेशन एज अ राइटर विद प्रॉमिस. और इस तरह स्मिथ की रेपुटेशन एक राइटर की हैसियत से बढ़ गई. The novel received several awards, including the Guardian First Book Award, and has been translated into over 20 languages. इस नावल को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जिसमें द गार्डियन फर्स्ट बुक अवार्ड भी इसको मिला और ये 20 से ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई. इन 2003, ग्रांटा मैगजीन नॉमिनेटेड हर एज बेस्ट ऑफ यंग ब्रिटिश नॉवलिस्ट्स. 2003 में ग्रांटा मैगजीन ने नॉमिनेट किया इसको बेस्ट ऑफ यंग ब्रिटिश नॉवलिस्ट्स. ब्रिटिश नॉवलिस्ट्स में से यंग ब्रिटिश नॉवलिस्ट्स में सबसे बेहतरीन. हर अदर वर्क्स इंक्लूड द ऑटोग्राफ मैन 2002, ऑन ब्यूटी 2005, फेल बेटर, द मोरालिटी ऑफ द नॉवल 2006 एंड चेंजिंग माई माइंड, ओकेजनल एसेज 2009. ये इसके बाकी कारनामे हैं, ये इसकी बाकी वर्क्स हैं. Zadie Smith has been a tenured professor of fiction at New York University since 2010 and lives between New York City and London. Zadie Smith एक प्रोफेसर है फिक्शन की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में कब से 2010 से. टेनवर्ड प्रोफेसर का मतलब होता है जिसको एकेडमिक परमानेंट जॉब मिलती है, यानी कि एकेडमिकली परमानेंट प्रोफेसर है फिक्शन की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में कब से 2010 से. और ये न्यूयॉर्क सिटी और लंदन के दरमियान रह रही है. Smith's other important novels include NW 2012 and Swing Time 2016, which were both shortlisted for a number of eminent literary prizes, including the Man Booker Prize. Zadie Smith की दीगर नावलों में कुछ important novels NW 2012 है, Swing Time 2016 है
दोनों नावल्स को कई बार शॉर्टलिस्ट किया गया बहुत सारे एमिनेंट लिटरेरी प्राइजेज़ के लिए, यानी कि आला एजाज़ों के लिए, और इंक्लूडिंग द मैन बुकर प्राइज़। इनमें मैन बुकर प्राइज़ भी है, यानी कि दोनों को मैन बुकर प्राइज़ भी मिला है। Smith's debut collection of short stories, Grand Union 2019, was followed by her collection of personal essays, Intimations 2020, written at the peak of the COVID-19 pandemic. जैडी स्मिथ का डेब्यू कलेक्शन जो था शॉर्ट स्टोरीज़ का, ग्रैंड यूनियन, वो 2019 में था, यानी कि उसने स्टार्ट किया हुआ था। और उसके बाद फ़ौरन बाद उसकी कलेक्शन ऑफ पर्सनल एसेज इंटीमेशंस 2020 में आई, रिटन एट द पीक ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, जो कब लिखी गई? कोविड-19 पेंडेमिक, वबाई अमराज जब पीक पे थी, अरूज पे थी। A powerfully written record of the early days of the pandemic in New York City, Smith discusses the various challenges posed by the pandemic, including that of life under lockdown. न्यूयॉर्क सिटी में पैंडमिक के इब्तिदाई दिनों में एक पावरफुल रिटन रिकॉर्ड था, जिसमें स्मिथ डिस्कस करती है बहुत सारे चैलेंज को जो हमें पैंडमिक से मिलते हैं, उन पे ये रोशनी डालती है और बताती है कि कैसे हमारी लाइफ चैलेंजिंग लाइफ थी उन दिनों, इंक्लूडिंग दैट लाइफ अंडर लॉकडाउन, और वो ज़िंदगी लॉकडाउन में। तो ये एक चैलेंज था पैंडमिक की तरफ से हमारे लिए, लॉकडाउन में रहना, क्वारंटाइन रहना, बंद कमरों में रहना, सारी ज़िंदगी बसर करना, ये सारी चीज़ों का इजहार ख्याल किया गया है। She donated royalty from this book towards the Equal Justice Initiative and the COVID-19 Emergency Relief Fund in New York. उसने जो सारी रॉयल्टी उसको इस किताब से मिली थी वो सारी डोनेट कर दी। कहाँ? इक्वल जस्टिस इनिशिएटिव, जो एक इनिशिएटिव लिया गया था, और कोविड-19 इमरजेंसी रिलीफ फंड जो थी न्यूयॉर्क में, ताकि जो मुतासिर ज़्यादा लोग हैं उनको रिलीफ मिले। रॉयल्टी का मतलब होता है जो हम कमाते हैं, कोई किताब लिख के, कोई म्यूज़िक बना के, कुछ भी करके जो हम कमाते हैं, दैट्स कॉल्ड रॉयल्टी। A writer with a keen and critical eye, Smith explores question of identity and cultural belonging with the broader themes of immigrant experience, race, gender and imperialism. एक गहरी और तनकीदी नज़र रखने वाली एक मुसन्निफ़, जैडी स्मिथ ने कई सारे सवालात के जवाबात ढूंढे, आइडेंटिटी और कल्चरल बिलोंगिंग के सवालों को एक्सप्लोर किया, उनके जवाबात ढूंढे ब्रॉडर थीम्स के साथ, इमिग्रेंट एक्सपीरियंस, रेस, जेंडर और इम्पीरियलिज्म को माइंड में रख के इनके ब्रॉडर थीम्स, ब्रॉडर कंसेप्ट्स के साथ इनके सवालों को एक्सप्लोर किया। हर लिटरेरी आउटपुट इज़ वेरीड एंड cosmopolitan and provides a vivid and engaging panorama of characters and situations. इसके लिटरेरी आउटपुट्स, इसकी वर्क्स में वेरिएशन है, वेरीड हैं वो, और वो कॉस्मोपोलिशन दिखाती है उनमें। मतलब वो सारी कंट्रीज़ को अपनी कंट्री समझ रही है, वो सारे वर्ल्ड को एक कंट्री की तरह देख रही है। एंड प्रोवाइड्स अ विविड एंड एंगेजिंग पैनोरामा ऑफ कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस। और अपने वर्क्स में, अपने लिटरेरी आउटपुट्स में वो एक स्ट्रॉन्ग, एक सक्सेसफुल, एंगेजिंग, जिसकी इन सब तरफ बस देखता ही रहता है या पढ़ता ही रहता है, पैनोरामा और कैरेक्टर्स और सिचुएशंस को दिखाती है। Since most of her novels are set in London, the city becomes her focal point of cultural reference while also becoming an extended literary metaphor in itself. जबकि इसकी बहुत सारी नावल्स लंदन में ही सेट की गई, लंदन में उनको तरतीब दी गई, तो इसीलिए ये शहर एक उसका फोकल पॉइंट बन गया कल्चरल रेफरेंस के हिसाब से, सकाफती हवाले से वो एक फोकल पॉइंट बन गया ये शहर लंदन का, while also becoming an extended literary metaphor in itself. और जबकि अपने आप में ही एक वसी अदबी इस्तारा भी बन जाता है। इन बोथ हर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइव्स, स्मिथ इज सीन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मोर इंक्लूसिव आइडिया ऑफ ब्रिटिशनेस, वन विच इज़ मल्टी फेथ, मल्टी एथनिक एंड मल्टी कल्चरल। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइव्स में, दोनों ज़िंदगियों में, चाहे ज़ाती हो या फिर पेशा वराना ज़िंदगी, दोनों में स्मिथ को एक रिप्रेजेंटेटिव के, नुमाइंदे के तौर पे देखा जाता था, ब्रिटिशनेस की इंक्लूसिव आइडियाज़ का रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इंक्लूसिव आइडियाज़ मतलब इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स, इंक्लूडिंग ऑल पीपल, आई कैन से। वन विच इज़ मल्टी फेथ, मल्टी इथनिक एंड मल्टी कल्चरल। ये ब्रिटिशनेस, ये बरतानवीपन जो है, ये बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। मल्टी फेथ के लोग यहाँ पे रहते हैं, कई मानने वाले लोग हैं, मल्टी इथनिक हैं, कई सारे इखलाकी लोग हैं, और मल्टी कल्चरल लोग हैं, बहुत सारे रस्म व रिवाजों के लोग यहाँ पे रहते हैं, और इन सब का रिप्रेजेंटेटिव इसी जैडी स्मिथ को माना जाता है। जैडी स्मिथ को एक नुमाइंदे के तौर पे देखा जाता है। इट वॉज ऑल अबाउट द ऑथर एंड नाउ लेट अस स्टार्ट अबाउट द टेक्स्ट। Speaking in Tongues is the title of a lecture that Zadie Smith gave at the New York Public Library in December 2008. Speaking in Tongues ये एक टाइटल है, ये एक उन्वान है जो एक लेक्चर को दिया गया था, जो लेक्चर ज़ैडी स्मिथ ने न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में 2008 में दिया था। Written in an engaging, lively manner, it questions the ways in which human identity is shaped by external demands like the use of a particular language.
ये एक दिलचस्प और जानदार अंदाज में लिखा गया था ये लेक्चर, और ये उन तौर तरीक़ों पे सवाल उठाता है, ये उन तौर तरीक़ों पे सवाल खड़ा करता है जिनमें ह्यूमन आइडेंटिटी जो है उसको शेप मिलती है एक्सटर्नल डिमांड से। एक्सटर्नल डिमांड्स मतलब जैसे कि यूज़ ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, कोई ख़ास ज़ुबान इस्तेमाल करके। The essay begins with Smith's own position with British culture is her identity constituted by the educated accent that she has acquired at Cambridge or what she calls the voice of her childhood. ये मजमून ये ऐसे शुरू होता है, स्मिथ की अपनी पोजीशन जो उसकी ब्रिटिश कल्चर में अपनी पोजीशन है उसी के साथ ये मजमून शुरू होता है। और इस ऐसे में ये क्वेश्चन उठता है, ये सवाल उठते हैं, क्या स्मिथ की जो ये तालीम याफ्ता लहजा है, ये एजुकेटेड एक्सेंट जो इसका है, क्या इसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मिला जहाँ पे ये पढ़ रही है, जहाँ पे ये पली बड़ी है, या फिर व्हाट शी कॉल्स द वॉइस ऑफ हर चाइल्डहुड, या वहाँ से जिसको ये कहती है वॉइस ऑफ द चाइल्डहुड। वॉइस ऑफ हर चाइल्डहुड का मतलब जहाँ से इसने जन्म लिया, जहाँ जो पहले इसने सीखा, जो पहले इसने स्टार्टिंग में बोलना सीखा। देखिए इंसान में क्या होता है कि जब वो पैदा होता है तो उसको कुछ और सिखाया जाता है। जब वो एक बच्चा होता है उसको कुछ आवाज़ें दी जाती हैं, उसको कुछ सिखाया जाता है अपनी मदर टंग में, लेकिन जब वो बाहर जाता है, दूसरी कंट्री में जाता है, दूसरे कल्चर में जाता है, वहाँ कुछ और सीखता है। ये टंग्स में, ज़ुबानों में फ़र्क आती है, लैंग्वेज में फ़र्क आती है, वो मल्टीलिंगुअल बन जाता है। और ज़ैडी स्मिथ भी अपने लेक्चर्स में ये सवाल उठाती है कि मेरी जो शनाख्त है, आइडेंटिटी है, क्या ये एक्वायर कैम्ब्रिज से हुई है या फिर वहाँ से जिसको मैं वॉइस ऑफ हर चाइल्डहुड या वॉइस ऑफ माई चाइल्डहुड जिसको मैं कहती हूँ। She admits that knowing both gave her a flexibility, but soon her double voice deserted her for a single one. और फिर ये खुद ही तस्लीम करती है कि दोनों चीज़ों को जानना, इससे मुझे एक फ्लेक्सिबिलिटी मिली, एक लचक मिली, लेकिन जल्द ही ये जो डबल वॉइस थी, ये दोहरी आवाज़ जो थी, ये मुझे एक ही सिंगल वन के लिए छोड़ गई। Her educated, sophisticated literary voice was the one that she maintained. Since voice adaptation is still the original British sin, where languages or voices are meant to be unchanging and singular. उसकी एजुकेटेड, सोफेस्टिकेटेड और लिटरेरी आवाज़ जो थी, वॉइस जो थी, वो वही थी जिसे उसने बरकरार रखा। एजुकेटेड मतलब पढ़ी लिखी, सोफेस्टिकेटेड का मतलब होता है जिसको एक्सपीरियंस हो दुनिया की, फैशन की, कल्चर की, सोशल सिचुएशंस की एक्सपीरियंस जैसे हो। तो उसने यही वॉइस बरकरार रखी, क्योंकि वॉइस की अडाप्टेशन अब भी वो ओरिजिनल ब्रिटिश सिन है, ये असल बरतानवी गुनाह है। क्यों? जहाँ लैंग्वेज और वॉइसेस, जहाँ ज़ुबानों और आवाज़ों का मतलब सिंगुलर है, वाहिद होना है, अनचेंजिंग, जिनको हम चेंज ना कर सके। She cites the classic case of Eliza Doolittle, the heroine of G.B. Shaw's Pygmalion, who is made to unlearn her native Cockney dialect by Professor Higgins. वो एलिज़ा डोलिटल के एक क्लासिकल केस का हवाला देती है। एलिज़ा डोलिटल एक हीरोइन थी जी.बी. शाह के पगमेलियन शो की। ये एक शो था जो जी.बी. शाह चलाता था, उस शो की ये हीरोइन थी। हु इज़ मेड टू अनलर्न हर नेटिव कॉकनी डायलेक्ट बाय प्रोफेसर हिगिन्स, जिसे प्रोफेसर हिगिन्स ने अपनी मकामी बोली जो है उसको सीखने के लिए बनाया था। शाह's play, which is the tale of a girl who changes her voice and loses herself, is highly instructive according to Smith. शाह का ये जो प्ले था, ड्रामा था, ये एक कहानी थी उस गर्ल की, उस लड़की की जो अपनी वॉइस, जो अपनी लैंग्वेज चेंज करती है और अपने आप को खो देती है, अपने आप को लूज़ कर देती है। इज़ हाईली इंस्ट्रक्टिव, ये एक बहुत ही सबक अमवोज़ कहानी है अकॉर्डिंग टू स्मिथ। ये स्मिथ के मुताबिक कहा जाता है कि ये एक सबक अमवोज़, जिससे हमें सबक मिलता है। This speech was given exactly a month after America's new president-elect had been announced, and the rest of the essay is powerful analysis of the President Barack Obama's memoir, Dreams from My Father. ये स्पीच अमेरिका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट के अनाउंस होने के ठीक एक मंथ के बाद, एक महीने के बाद ये स्पीच दी गई थी। एंड द रेस्ट ऑफ द एसे इज पावरफुल एनालिसिस ऑफ प्रेसिडेंट बारक ओबामा's memoir, और बाकी का जो ऐसे है वो एक पावरफुल एनालिसिस है प्रेसिडेंट बारक ओबामा की एक यादाश्त का, मेमोयर का। एंड द नेम ऑफ दैट मेमोयर वाज ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। The president's adaptation of different voices, young Jewish male, black old lady, white woman, churchman, security guards, is admired because he doesn't merely speak to the people, he can speak them. प्रेसिडेंट बारक ओबामा की अडेप्टेशन जो है मुख्तलिफ आवाज़ों की, मुख्तलिफ वॉइसेस की, उसे एडमायर होते हैं बहुत सारे लोग। जिविश मेल, एक यहूदी मर्द, एक ब्लैक ओल्ड लेडी, वाइट वुमेन, एक चर्चमैन और एक सिक्योरिटी गार्ड, ये सारे
एडमायर होते हैं, मुतासिर होते हैं ओबामा से। क्यों? क्योंकि वो इनसे सिर्फ बात ही नहीं करता, महज बात नहीं करता, बल्कि इनसे बोल भी सकता है। बात करना और बोलना ये दो अलग चीज़ें हैं। देखिए, एक अलग लैंग्वेज वाला, उसके सामने जब हम जाते हैं तो हम वो जुबान नहीं जानते हैं, उससे बात तो कर लेते हैं हम, लिटिल बिट तो वो समझ जाता है, उसको थोड़ा बहुत समझा लेते हैं, इशारों के जरिए हम टूटी फूटी बोली बोलकर उसको समझा लेते, लेकिन वो अल्फाज हम नहीं बोल पाते जो अल्फाज उसको सुनने होते हैं, या जो अल्फाज वो समझता है पूरी तरह से। या ऐसे ही समझ लो कि अगर कश्मीर में कोई चला आए तो वो कश्मीरी नहीं समझ पाता है, लिटिल बिट कश्मीरी समझ लेता है, तो बातचीत तो हो जाती है, लेकिन वो अल्फाज पूरी तरह से बोले नहीं जाते हैं। He does not merely represent the old tragedy of gaining the new voice at the expense of a truer one, but his story is all about addition, not a lopsided inheritance of one voice, but the ability to speak contesting voices. सच्चे होने की कीमत पे वो नए अल्फाज सीखने के लिए पुरानी ट्रेजेडी को वो रिप्रेजेंट नहीं करता है, उसकी वो नुमाइंदगी नहीं करता है। इसकी जो कहानी है ये एडिशन के बारे में, अजाफे के बारे में है, कि वॉइसेस में एडिशन हो, लैंग्वेज में एडिंग हो, लैंग्वेज में मज़ीद अल्फाजों का ज़ख़ीरा बढ़े। एक वॉइस को, एक आवाज़ को एक तरफा वरासत नहीं, बल्कि कंटेस्टिंग वॉइसेस बोलने की सलाहियत होनी चाहिए, मुकाबला करने वाली ज़ुबानें बोलने की सलाहियत रखनी चाहिए। हिज मल्टीपल वॉइसेस आर देयर फॉर नॉट अ बर्डन बट अ गिफ्ट। तो उसकी जो मल्टीपल वॉइसेस हैं, बहुत सारी बोलियां जो बोलता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस जो वो करता है, वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो उस पर बोझ नहीं है, बल्कि वो उसे एक तोहफा है। स्मिथ यूजेस द मेटाफर ऑफ ड्रीम्स ट्री टू अलाइन ऑल दोज हु पॉजेस दिस गिफ्ट। और ज़ैडी स्मिथ भी एक मेटाफर का इस्तेमाल करती है, ड्रीम्स ट्री मेटाफर का इस्तेमाल करके उन सारे लोगों को अलाइन करती है, एक सीध में, एक लाइन में लाती है जिनको ये गिफ्ट मिला है। द इनहेबिटेंट्स ऑफ ड्रीम्स ट्री अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज डबल्ड, everything is various and they have no choice but to cross borders and speak in tongues. ड्रीम्स टी के इनहेबिटेंट्स जो हैं, बाशिंदे जो हैं, लोग जो हैं, वो ये समझते हैं कि हर कोई चीज़ डबल्ड है, हर कोई चीज़ दुगनी है, और हर कोई चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग है, वेरियस हैं, और उनके पास कोई चारा नहीं है किसके बगैर कि वो बॉर्डर्स क्रॉस करे और वहाँ पे जाके मुख्तलिफ बोलियाँ बोले, मुख्तलिफ वॉइसेस निकाले, उसके बगैर उन्हें कोई चारा नहीं है। A unified singular self is therefore an illusion. यूनिफाइड मतलब खुद में, खुदी में, सिंगुलर सेल्फ वाहिदपंथी, कहते हैं कि ये एक इल्यूजन है, ये एक वहम है कि आपस में ही बस बात करो, बैठ के आपस में ही वॉइसेस निकालो, बाहर एक्सप्लोर ना करो, बाहर की कंट्रीज़ में या बाहर के लोगों के साथ बातचीत ना करना, ये एक इल्यूजन है, आपस में ही अपनी बोली बोलना, ये एक इल्यूजन है, ये एक वहम है। The essay's other momentum when Smith takes on the issue of black consciousness and its various manifestations. ये एसेज, ये मज़ामीन तब जोर पकड़ते हैं जब स्मिथ ब्लैक कॉन्शियसनेस और उनके बहुत सारे मसलों मसाइल पे बात करते हैं, उनके मैनिफेस्टेशंस को उजागर करते हैं। ब्लैक कॉन्शियसनेस या शऊर जो है, उनकी उन मसलों पे जब बात करते हैं तो इस ऐसे में जान आती है। कैटेगरी सच एज ब्लैक एंड वाइट एनेबल वन टू स्पीक विद अ सिंगुलर वॉइस विच में प्रूव अ प्रिजन सेल एज फार एज अ ट्रूअर मोर ऑथेंटिक सेंस ऑफ सेल्फ इज कंसर्न्ड। सिया और गोरे ज़ुमरे के लोग एक वाहिद ज़ुबान में बात करना चाहते हैं, विच में प्रूव ए प्रिजन सेल, जो एक जेल की कोठरी साबित हो सकती है, और हमें एक सच्चे और सेंस ऑफ सेल्फ की फ़िक्र करनी है, अथेंटिक सेंस ऑफ सेल्फ जो है उसकी हमें फ़िक्र करनी है। द ऑथर फर्दर एक्सपेंड्स ऑन द आइडिया बाय साइटिंग द एग्जांपल ऑफ शेक्सपियर हुज लैक ऑफ नैरो एलिजेंस वाज आल्सो एन एबिलिटी टू स्पीक ट्रूथ प्लूरली। फिर ऑथर ने शेक्सपियर की एग्जांपल दे के, इसका हवाला दे के इस ख्याल को एक्सपेंड किया कि जिसकी कम वफादारी की कमी भी सच बोलने की, कसरत से सच बोलने की सलाहियत रखती है। दिस ट्रेट शी आर्ग्यूज इज पर्टिकुलरली डिजायरेबल इन ए पॉलिटिशियन सिंस बैलेंस एंड हार्मोनी आर एसेंशियल प्री कंडीशंस इन द वर्ल्ड स्ट्रगलिंग विद द चैलेंज ऑफ कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज एंड डिस्कोर्सेज। और उनका कहना है कि ये खसलतें एक पॉलिटिशियन, एक सियासतदान में होती हैं, जबकि बैलेंस और हार्मनी, खुशहाली, ये दो एसेंशियल प्रीकंडीशंस हैं पूरी वर्ल्ड के लिए। स्ट्रगलिंग विद द चैलेंज ऑफ कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज एंड डिस्कोर्सेज, जो स्ट्रगल कर रही है, जदोजहद कर रही है किसके चैलेंज से, जो कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ और डिस्कोर्सेज हैं, उन चैलेंज के साथ जो वर्ल्ड स्ट्रगल कर रही है, और वहाँ के पॉलिटिशियन में ये सारी चीज़ें जो हैं ये सूट करती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्पीकिंग इन टंग्स।